नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। हमारे साथ है अंबर ज़ैदी जी, जो हमारे साथ बात करेंगी आज के इलेक्शंस के अंदर, जो भी इलेक्शंस अभी हुए हैं खत्म, उसके अंदर एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग सी चीज़ बाहर निकली है। डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि भैया गुटों के अंदर पॉलिटिक्स को बाँटा जा रहा है और वोट बैंक पॉलिटिक्स पूरी तरह से चली जा रही है। ऑब्वियसली हमने देखा है पिछले जो लोकसभा चुनावों के अंदर भी जो जिस तरह से गुटपंथी करी गई थी, उससे जो कुछ लोगों को फ़ायदे भी मिलने थे, अब वो मतलब फँस जाते हैं। तो ये क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या इससे समझ जाता है कुछ जातियों को, कुछ धर्मों को कि साहब इससे क्या कुछ फ़ायदा मिलता है ग्राउंड पे, कि ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल बेनिफिट है? क्योंकि कई राज्यों के अंदर अभी ये खबर आ रही है, जिन्होंने बड़े खुले-खुले एंटी बीजेपी वोट करा था, अब लोग पूछना शुरू हो गए हैं सवाल कि साहब यहाँ पर तो ड्रग्स चल रहे हैं, यहाँ पर तो हमको सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। अब तो चीज़ें भी खराब होनी शुरू हो गई हैं, और जिन्होंने गुटपंथी करके अभी वोट बैंक पॉलिटिक्स करके वो वोट दिए थे, अब वही लोग पूछ रहे हैं सवाल कि हमने ये क्या किया है? तो ज़रा बात करके समझने की कोशिश करते हैं, हो क्या रहा है और क्या इसका कोई इलाज है कि ये ऐसे ही आगे इसी इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और टेढ़ा नमस्कार सवाल है आदि, पर बहुत थैंक यू। टेढ़ा सवाल है, बट मैं आपसे सिंपल सा एक वो पूछता हूँ कि ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स इतनी हम देख रहे हैं, इवन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, कि साहब हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, क्रिश्चियन बेचारे ऐसे ही लटके रहते हैं, उनको समझ नहीं आता किस तरफ जाना है। तो ये पहले होता था, थोड़ा चोरी-छुपे होता था, अब तो खुले में आके लोग कर रहे हैं। इसका क्या आप किस तरह से आप इसको एनालाइज़ करते हो आप? देखिए आदि, सबसे पहली बात तो ये कि चोरी-छुपे कभी नहीं हुआ। जी, जब से इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत, जब से भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स और सबकी शुरुआत हुई, तब से ही अगर आप इसको देखें, तो भारत में जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है या सेक्युलरिज़्म कहें, उसके नाम पर जितनी भी जो भी राजनीति होती है, दरअसल जो इस्लामिक राजनीति होती है, उसको भारत में सेक्युलर पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को जब मुस्लिम लीग ने टक्कर दी और कांग्रेस को ये लगने लगा कि जो सारे मुसलमान हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं तो पीछे हट गया, और उसको वो सब कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को टक्कर देने के लिए उसने खुद को ये दिखाने की कोशिश की, और जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने इकट्ठा किया, और जो मुसलमानों में कट्टरवाद और जो कहीं ना कहीं मुसलमानों की आज स्थिति है, वो सिर्फ और सिर्फ उस सेक्युलर पॉलिटिक्स की वजह से, जो कांग्रेस ने भारत में जिसको इंट्रोड्यूस किया, या भारत में जो कुछ भी हम आज देखते हैं। आज हम बात करते हैं बाँटेंगे तो कटेंगे पे तो बड़ी बात होती है। लेकिन इतने वर्षों से जो सेक्युलर पॉलिटिक्स के नाम पर भारत का विभाजन हुआ, कितने ही सारे लाखों लोगों की जानें गईं, और क्या कुछ भारत ने इस सेक्युलर पॉलिटिक्स के नाम पर नहीं देखा है, तो उस पर बात क्यों नहीं होती? बातें इस बटेंगे तो कटेंगे की तो बड़ी चर्चा होती है, कहते हैं कि भई ऐसे कैसे आप बाँटने-काटने की बात करते हैं। लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में बोलेंगे यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड लगता है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है। लेकिन हिंदी में अगर आप बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि देखिए मुसलमानों को बाँटने-काटने की बात की जा रही है, जबकि वहाँ पर कहीं पे भी मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। बात ये है कि आखिर जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, या जो कहते हैं कि हम सबकी बात करते हैं, हम पूरे भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, भारत की तरक्की की बात करते हैं, भारत के हर वर्ग की बात करते हैं, गरीब, जवान किसान, और ये पहलवान का तो इन्होंने ट्रायल करके हरियाणा में देख लिया, और औंधे मुँह वो गिरे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के भी नतीजे लगभग अब तय हो चुके हैं, एग्ज़िट पोल्स आना शुरू हो गए हैं कल से, और जो कुछ भी हमारे सामने है वो अब तक समझ में आ रहा है कि चाहे महाराष्ट्र या झारखंड या हरियाणा की जनता हो, या हम लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, हालाँकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा, लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन और संविधान की लाल किताब लेके जगह-जगह घूमे, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जवाब दिया है। बात ये है कि आज हम इन्फॉर्मेशन वाले दौर में हैं, और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो एक होता ही चलता रहता है, लेकिन जो जिस दौर में है इन्फॉर्मेशन एरा, जहाँ पर हर इंसान के पास मोबाइल डिवाइसेज़ अलग-अलग तरह के हैं, मल्टीपल डिवाइसेज़ लोगों के पास हैं। ऐसे में हर तरह की जानकारी, हर इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है। तो ऐसे में मोहब्बत की दुकान चलाकर आप ये झूठ का चूरन चटाकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जनता देश की हर एक मुद्दे को समझती है, खुलकर बात करती है, राय रखती है, और यही वजह है
कि देश ने कांग्रेस जैसी जो सेक्युलरवादी सो कॉल्ड पार्टियाँ जो अपने आप को संविधान का रक्षक बताती हैं, उनको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया है और ये मैं इसको बहुत अच्छे बदलाव के तौर पे देखती हूँ कि अगर हम भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानते हैं और सही माने में भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो हर इंसान को ये अधिकार है कि वो समान अधिकार की बात करे, जो महिला अधिकार, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात पहलवान बेटियों की बात करते हैं, लेकिन वो कभी मुसलमान बेटियों की जब भी अधिकारों की बात आ रही है, आप शाबानों की बात कर लीजिए, आप सायरा बानो की बात कर लीजिए, आप किसी भी मुस्लिम महिला के अधिकारों की बात कर लीजिए, वो उस मुस्लिम महिला की बात ज़रूर करेंगे जो इनके परपंच में आ जाती है और जो इनकी बात करती है। लेकिन जब मुसलमान महिलाएँ अपने अधिकार की बात करेंगे, मैंने शाहबानो का केस आपको 80 के दशक की बात कही, उस वक़्त एक वृद्ध महिला जो चंद रुपयों के गुज़ारे भत्ते को लेकर की माँग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उस महिला के हक में दिया। लेकिन जो तत्कालीन सरकार थी वो कुछ मौलानाओं के दबाव में आकर क्योंकि लाखों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए थे इंडिया गेट पर और उस दबाव में आकर वो एक महिला को उसके हक से, उसके अधिकारों से वंचित कर देती है और उसका खमियाज़ा कितनी सारी जनरेशन ने पिछले लगभग 40 सालों में भुगता है। और ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस की वज़ह से हुआ है। अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत में ही जैसे कि सब बाबा साहब के संविधान की बात सबसे ज़्यादा ये लोग करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 की बात कही कि भारत में होना चाहिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लेकिन आज तक उन्होंने नहीं कहा। आज भी जब भी बहस होती है तो ये कहते हैं कि भई भारत इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। भारत रेडी किस चीज़ के लिए मोहब्बत की दुकान जहाँ पर राहुल गांधी लोगों को बेवकूफ़ बनाया कहें हम समान अधिकार की बात करते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में इनको महिलाओं मुस्लिम महिलाओं के लिए या फिर मैं कहूँ देश की हर महिला क्योंकि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात आती है, तो हमारे देश में अभी क्योंकि पर्सनल लॉज़ है धर्म के आधार पर, क्रिश्चियंस के लिए अलग, मुस्लिम्स के अलग, हिंदू कोड बिल अलग है। तो जहाँ पर पुरुषों को अधिकार मिले हुए हैं और मुसलमान मर्दों को तो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, लेकिन महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन आज भी हम बेसिक बातों में अटके हुए हैं और जब भी उन अधिकारों को लेने की बात की जाती है, तो ये सेक्युलरवादी पार्टियाँ अपने आप को कहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, देश में दंगे हो जाएँगे, फसाद हो जाएँगे। बड़े-बड़े मसले हल हुए हैं पिछले 1 दशक में जो हमने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हल होते हुए देखे 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें और कितने ही सारे ऐसे राम मंदिर जो लगता था लोगों को भड़काते थे कि मुसलमान मार काट देंगे। मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया, हर चीज़ को लेके एक्सेप्ट किया, बदलाव को एक्सेप्ट करे, लेकिन ये कहीं न कहीं मुसलमानों को डराकर अपनी वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं और ये बात मुसलमानों को भी अब समझ में आ गई है कि किस तरह से कांग्रेस ने हमको इतने सालों में छला है। क्योंकि भारत का विभाजन हुआ और जो कोई भी समृद्ध जितने भी मुसलमान थे, वो सब पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ पर जो बचे हुए थे ज़्यादातर गरीब और नीचे तबके के, बहुत कम ऐसे मुसलमान थे जो संपन्न थे। और माइग्रेशन की वजह से हालात और क्योंकि दंगे हुए, बहुत हालात देश में खराब थे और कहीं न कहीं उस सेक्युलर राजनीति की वजह से और जो कांग्रेस ने नीतियाँ अपनाई मुसलमानों को लेकर मुसलमान कहीं न कहीं बैकवर्ड और ज़्यादा होता गया, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा का स्तर और हमने देखा है रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट्स आई, कांग्रेस के समय में आई, लेकिन उन रिपोर्ट्स तो आई लेकिन उसपे कभी कांग्रेस ने काम नहीं किया। जिससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंक राज की राजनीति करती आई है, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। कभी भी उन्होंने देश के विकास और देश के समृद्धि के बारे में उनके एजेंडा पे कभी देश का विकास और देश को जोड़ने और आगे बढ़ाने की बात नहीं रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले से हो रहा है लेकिन पहले हम इसको सेक्युलरिज़्म के नाम पर सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा, स्वीट-स्वीट और मीठा-मीठा दिखाने की कोशिश करते, तो लोगों को उस वक़्त इतनी जानकारी और इतना ज्ञान नहीं था, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज दौर बदल गया है, तो ये बदले हुए यू नो दौर की बात है। आपको याद होगा जब हम बचपन में प्रेयर वेयर करते थे स्कूल के अंदर या स्कूल के अंदर प्लेज जी, वेज लेते थे, हम सब भाई-बहन जी, हैं, हमको एब्सोल्युटली। एकजुट रहना है, हम ये हैं, हम वो सब चीज़ें बोलते थे। तो बचपन में एब्सोल्युटली। हमको जब ये सिखाया जाता था कि साहब आप सब हुँ, भाई-बहन हैं, आप सब एक साथ रहते हैं, आप सब ये हैं, आप भारतीय हैं, सबसे पहले आप ये हैं। तो यही तो ये बोल रहे हैं भई बँटोगे तो कटोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर यहाँ तो कहीं एब्सोल्युटली, नहीं बोला कि साहब ये सिर्फ़ सनातनियों के लिए, ये तो बोल रहे हैं भारत देश के लिए। एब्सोल्युटली।
बिल्कुल, कहीं पे भारतीय मैंने लोग ये जो कहा है कि कहीं पे हिंदू की बात ही नहीं हुई, हिंदू-मुसलमान की, यहाँ पे तो ये है कि हम बँटेंगे और बँटेंगे तो कटेंगे में हुआ नहीं है। क्या अब ज बँटे हैं तो क्या भारत से पाकिस्तान नहीं निकला? क्या लोग कटे नहीं? क्या लाखों लोगों का नरसंहार नहीं हुआ? क्या हिंदू-मुसलमान के नाम पर आप लोगों को बाँटकर आप देश में समय-समय पर दंगे भड़काने की या डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश नहीं करते? क्या हमको ये नहीं सिखाया जाता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई-भाई? सिर्फ भाषा के बदल जाने से क्या आप इसको पूरी तरह से एक राजनीतिक नारे को आप पूरी तरह से उसको एक आतंकवाद या नरसंहारी एक ऐसा नारा बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी वो आप उस तरह से उसको डिकोड करते हैं और आप लोगों में खौफ फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस का यही काम रहा है कि लोगों में खौफ फैलाओ और अपनी कुर्सी सिक्योर करो। अब वो दौर चला गया है, लोग बहुत समझदार हो गए हैं। नहीं, आप बोल रहे कांग्रेस हो इधर ये नहीं जा चीज़, लेकिन जस्ट रही। टू बी अ लिटिल आर्गुमेंटेटिव इफ यू डोंट माइंड, अगर जी, मैं आपसे थोड़ा-सा इसको अपोज़ कर सकता हूँ। जी, जी, जो हमने बिल्कुल, बिल्कुल। स्टेटमेंट्स अभी सुने हैं, हमने जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र में सुने हैं, झारखंड में तो ख़ैर इतना नहीं सुना, लेकिन जो महाराष्ट्र में हमने स्टेटमेंट सुने हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं, आप देखिए स्वरा भास्कर की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए और जिस तरह का पोर्ट्रेयल किया गया, वो तो वो खुले में बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर तो आपको एक साथ हिंदुओं के साथ आप रह नहीं सकते। आप अगर इनको वोट करोगे, तो ये हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, तो ये करेंगे और आपको अलग कर देंगे, आपको ये कर देंगे। ये जो डर का माहौल दोबारा से फैलाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर आप मतलब जो कट्टर हिंदू लोग हैं, वो तो गुस्सा होते हैं इससे कि यार आप इनको देते हो तो वोट भी नहीं करते आपको। लेकिन आप पॉलिटिक्स में देखिए बीजेपी की तरफ से कभी भी ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला कि साहब नहीं, नहीं इनको हम कुछ नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं करते, कभी भी नहीं बोला। वो अभी भी बोलते हैं कि साहब जो भी स्कीम्स हैं वो सब भारत के वासियों के लिए है। जिसको आना है आइए आप प्लीज़ इसको करिए अपना काम, आपको इंश्योरेंस चाहिए वो भी है। 70 साल से बड़े लोगों के लिए जो इंश्योरेंस दी है वो तो सबके लिए है ना। एब्सोल्युटली। वो आपके फादर-मदर के लिए भी है, वो मेरे फादर-मदर के लिए भी है, उसके अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो एक जो डर का माहौल फैलाते हैं, नाउ इसके अंदर मेरे को जो सवाल पूछना है कि यार लोगों को कब दिखेगा ये चीज़? बिकॉज़ लोग तो बहक जा रहे हैं, ये जो यंग क्राउड है, जो यूथ है, वो तो बहक रहे हैं और वो तो बिल्कुल, हम देखते हैं वोटिंग पैटर्न के अंदर हमको दिखता है, ये तो बहक जाते हैं। बिल्कुल। तो इनको कब समझ में आएगा ये कि साहब जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? देखो मुझे नहीं लगता है कि जो हम इंडिया अलायंस की या ख़ास तौर से कांग्रेस की बात करें, वो जो बदला हुआ भारत है, उसको समझ पा रहे हैं या जो जनता की नब्ज़ है, उसको पकड़ पाने में ये सफल हैं। क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में कितने ही सारे चुनाव क्योंकि हमारे देश में तो कहीं न कहीं हर महीने, दूसरे महीने चुनाव होते रहते हैं, किसी न किसी राज्य में, कभी लोकसभा ये वो घूम फिर के चुनाव-चुनाव चलते ही रहते हैं कहीं न कहीं। तो जितनी भी मैं पिछले कुछ सालों के चुनाव की रिज़ल्ट्स की बात करूँ और जिस तरह के मुद्दे कांग्रेस ख़ास तौर से उठाती है चुनाव के समय में, उससे कहीं भी नहीं लगता कि वो बदले हुए भारत या जो जनता है उसकी नब्ज़ को पकड़ पा रही है या समझ पा रही है। वही रिवायती राजनीति जो 70-75 सालों में कांग्रेस ने की है, उसी पैटर्न पर आज भी चलती है। डराओ, खौफ फैलाओ और अपनी वोट बैंक को जुटाओ। जबकि अब आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हर इंसान, बच्चे-बच्चे, महिला, घर में खाना पका रही महिला के पास भी जानकारी है। उसके पास भी वो कंटेंट पहुँचता है जो सोशल मीडिया पर जानकारियाँ होती हैं। सबको गूगल, सबको 10 तरह की ऐप्स चलानी आती हैं। सब अपना ज्ञान किसी भी चीज़ पर इन्फॉर्मेशन को या मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फिर भी लगातार इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि मकसद ये नहीं है कि हमें सत्ता में आकर देश को आगे बढ़ाना है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है खौफ़ फैलाना है और हमें सत्ता में कुर्सी को पावर को पकड़ना है क्योंकि मकसद उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता हासिल करना है बाय एनी मीन चाहे आप देश में लोगों को डराएँ, धमकाएँ, लोगों के अंदर खौफ़ फैलाएँ, जो लोगों के बीच में खौफ़ फैल रहा है, जो लोग कहते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे नहीं करता। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बार-बार कुछ-कुछ महीने पर जाते रहते हैं। जब भी देश में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं, उससे ठीक पहले राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर वो किस बेचारगी और लाचारगी का इज़हार करते हैं कि देश में संविधान खतरे में है, देश में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो हालाँकि वो खुद चुनकर आ जाते हैं उसी अनफेयर और इलेक्शन प्रोसेस के तहत, लेकिन अपनी कुर्सी गिव अप नहीं करते। अगर आप इतनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, तो अपनी सीटों को गिव अप कीजिए और कहिए कि ये फेयर चुनाव नहीं हुए, लेकिन आप जीत जाते हैं तो ठीक है और आप हार जाएँ तो ईवीएम का और चुनाव इलेक्शन कमीशन हो
भारत की न्याय प्रणाली हो, हर चीज़ पे आप सवाल उठा के विदेश में आएँगे, भगवा आतंकवाद की भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे और देश में आकर फिर आप कहते हैं कि हम तो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, हम अपनी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। जिसका उद्देश्य मोहब्बत दुकान में बेचना हो, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश में मोहब्बत फैलाने की बात करता है? क्योंकि मोहब्बत तो हम सब जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बेलौस जज़्बा होता है। प्रेम किसी भी लालच से या दुकान में बेचा तो नहीं जाता। आपको अपने देश से, अपने देशवासियों से, समाज से प्रेम होता है और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो जिसकी अप्रोच इस तरह की हो, जो मोहब्बत दुकान में बेचता हो, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग वो सेम पैटर्न पर चल रहे हैं। और यही वजह है कि वो अटके हुए हैं पीछे और लगातार पीछे जाते जा रहे हैं। एक के बाद एक स्टेट जो कुछ भी बची हुई थी, वो कांग्रेस के हाथ से निकल रही हैं। अभी भी महाराष्ट्र और झारखंड के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं और आप देखिएगा कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है और दिल्ली भी इलेक्शंस दूर रहे हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं। तो सारा कुछ हमारे सामने होगा और जनता लगातार दिखा रही है। हालाँकि लोकसभा में वो 99 लेकर आए, तो उसको उन्होंने 99 को ऐसा लगा जैसे 100 में से 99 ले आए, इतना जिन्होंने डंका 999 पिटा। यार, वो 999 आप ऐसा गलत लगा बोल रहे हो। नहीं ऐसा लगा ये 100 आउट ऑफ 99 लेके आए। तो ये ये कांग्रेस ही कर सकती है पीछे से टॉप करने वाले पे खुश होना। तो मतलब ठीक है। तो ये निकम्मे स्टूडेंट होते हैं ना, तो क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं, उनके 33 नंबर आ जाते हैं, तो कहते हैं पास हो गए। तो वही है। नहीं देखिए, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए जो मर्ज़ी करना है, आपको आपको एब्सोल्युटली। अपना बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, को बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो अभी जैसे आप देखते हैं, जैसे वक़्फ़ का चल रहा है एंड वक़्फ़ इज़ हुँ, हुँ, अनफ़ेयर। आई मीन लीव अलोन द अब बोलते हैं ना रिलिजियोसिटी को ज़रा साइड में करिए, अनफ़ेयर है। जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं हम देख रहे हैं, कभी बोलते हैं हुँ, ये हमारा है, कभी बोलते हैं वो हमारा है, कभी ये हमारा है, कभी वो यार हुँ, ये ना आपके पास जो ज़मीन है, आप आपके पास पेपर्स हैं, आप रखो, किसी ने कोई ले नहीं रहा आपसे चीज़ें। नोबडी इज़ हुँ। टेकिंग एनीथिंग। और ओह! हर बारी जब कुछ एब्सोल्युटली। होता है तो राम मंदिर का एग्ज़ाम्पल लेके खड़े हो जाएँगे। अरे यार! राम मंदिर की लड़ाई तो 500 साल चली भाई, उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? एंड जो लीगल बैटल 170 साल तक चलती आ रही है, उससे ज़्यादा आई मीन क्या चाहिए आपको? 1 सेंचुरी से ज़्यादा लीगल बैटल चल रही है उसकी, उसके बाद जाके कोर्ट्स ने माना है और वहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रायट हो या कुछ हो, नथिंग। तो ये जो वक़्फ़ का भी रिएक्शन आप देख रहे हो सॉरी जो वक़्फ़ का आप रिएक्शन आप देख रहे हो इन द सेंस रोज़ ही कुछ ना कुछ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। ये क्या है? ये क्या फ्रस्ट्रेशन है जान के कि भैया अब ये जो हमारा जो माफ़िया चलता था, जो हमारा धंधा चलता था, वो खत्म हो गया है? क्या है ये? व्हाट डू यू हाउ डू यू सी दिस? स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश की गई मुंबई में, वो भी फेल हो गया। तो ये क्या देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आदि ये हम फिर वही हम स्वतंत्र भारत से जब भारत को आज़ादी मिली तब से शुरुआत करते हैं। भारत को आज़ादी मिली, साथ-साथ भारत से पाकिस्तान भी निकला और पाकिस्तान किस आधार पर बना ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान बनाने की माँग मुसलमानों ने की थी और उनको उनके धर्म के आधार पर उनको अलग देश चाहिए था। और उनका ये कहना था कि हम हिंदुओं के साथ यहाँ पर नहीं रह सकते, हमारे साथ इनजस्टिस और ये वो फलाना-फलाना सब कुछ होता है इसलिए हमें अलग देश चाहिए। इस आधार पर देश से हमारे भारत से पाकिस्तान निकल गया और मुसलमान सब उन्होंने वोटिंग-वोटिंग की, हालाँकि जिन्ना ने जो यूपी और बिहार के मुसलमान थे उनको धोखा दिया और उनको इस्तेमाल करके वहाँ उनको डंप कर दिया। वो बात अलग है, लेकिन जब धर्म के आधार पर भारत से पाकिस्तान निकल गया, अपने देश का इतना बड़ा हिस्सा ले लिया और हालाँकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान से भी बांग्लादेश निकल गया और आज दोनों लाखों लोगों को मारने के बाद आज दोनों गले-बइयाँ कर रहे हैं, वो बात अलग है। बात ये है कि जब आपने माँग कर ली धर्म के आधार पर, उसके बाद भी सबसे बड़ी बात तो यही है, दिस इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट क्योंकि आपके आपने धर्म के आधार पर एक देश का बँटवारा कर दिया, उसके बाद भी आपने मुसलमानों को स्पेशल अधिकार दिए। जैसे कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, हम पर्सनल लॉज़ की बात करें, आप शरिया का एक्ट की बात करें जिसमें ये सारी चीज़ें वक़्फ़ सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जहाँ पर ये सब सोच समझ कर किया गया वो भारत को तोड़ने के लिए, भारत के बँटवारे के लिए, भारत टूट गया, भारत को टुकड़े कर दिए, लोगों का नरसंहार कर दिया, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई है। बात ये है कि इनके एजेंडा पर कुछ अभी बाकी है कुछ और करना, जो इस तरह के प्रोविज़न्स अगर आज भी 2024 में हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह के प्रोविज़न्स देखते हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य हमें समझना होगा और ये सेक्युलरवादी पार्टियाँ
अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों को बाँटकर जो कहती है ना कि सब एक हैं, अगर सब एक हैं तो फिर वक्फ बोर्ड किस लिए है? अगर सब एक हैं तो धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज़ क्यों हैं? अगर सब एक हैं तो भई ये सारी चीज़ें हो क्यों रहा है? अगर सब एक हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बना हुआ है? जहाँ पर भारत पर कितने ही सारे इन्वेजन्स हुए, आक्रमण हुए, कितना कुछ हुआ, उसके बाद भी हिंदुओं को अधिकार नहीं है कि वो अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को पे जाकर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा है, हालाँकि सब जानते हैं कि भारत हज़ारों सालों से भारत हिंदुओं की धरती है, उसके बाद भी जो यहाँ पर आए, उनके अधिकार सर्वोपरि हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है ये पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में ये भारत में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर एक विक्टिम को ये अधिकार नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में ये कहे कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो दिस इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट और ये सारी चीज़ें सेक्युलरिज़्म सो कॉल्ड जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से हुई क्योंकि ये सेक्युलरवादी पार्टियाँ इस वोट बैंक को जोड़कर रखना चाहती थी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, इसीलिए उनको मुसलमानों को अनपढ़ बनाकर रखा। अनपढ़ बनाया गया क्योंकि इतने अनपढ़ नहीं थे जितने आज के हमने पिछले कुछ सालों में देखे। हालाँकि मोदी जी के आने के बाद मुसलमान पढ़ने लिखने लग गए हैं, स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, अच्छी नौकरियों में आ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस ने उनको सिस्टमैटिकली उनको अनपढ़ बनाया और इस तरह के प्रोविज़न्स और कट्टरता जो डाली मदरसों के माध्यम से जो सिलेबस और जिस तरह की चीज़ें जिसमें अलगाववाद, देशविरोधी चीज़ें उनको पढ़ाई सिखाई गई, इसके पीछे पूरी तरह से कांग्रेस है और ये कांग्रेस के डीएनए में है कि आप बाँटो चाहे वो वक्फ बोर्ड देकर बाँटो, चाहे आप पर्सनल लॉ देकर बाँटो, जहाँ पर आप एक एनजीओ का गठन कर दो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। एक एनजीओ को इतने अधिकार दे दो कि वो 20-25 करोड़ लोगों के अधिकारों की पैरवी करे। वो कहे आकर कोर्ट में जब मुस्लिम महिला कोर्ट में ये अधिकार माँगने की जाए कि मैं भारत की नागरिक हूँ और मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। एक पुरुष आकर इस तरह से मुझे डिस्कार्ड नहीं कर सकता। मेरा अधिकार है अगर मैं शादी में हूँ, डिवोर्स होती है तो मुझे मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरे अधिकार, मेरी बेसिक ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए संविधान के अंतर्गत। जो संविधान देता है, इंश्योर करता है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, संविधान की नज़र में अगर बराबर है, तो फिर ये वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ ये सारी चीज़ें कैसे हैं? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है? अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप संविधान के सबसे ज़्यादा संविधान लाल किताब ये लोग कर बैठते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये किस तरह से संविधान को तोड़ते-मरोड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जब ये वो जाते हैं, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक महिला को कहती है कोर्ट में एफिडेविट में कि ये नाक़िसुल अक्ल है, यानी कि कम अक्ल है। इसी वजह से इस्लाम ने, अल्लाह ने एक औरत को तलाक का अधिकार नहीं दिया है। तो इस तरह के लोगों को आप प्रिविलेजेस देते हैं, सत्ता में रखते हैं, उनको बड़े-बड़े पद देते हैं, तो इससे ही पता चलता है कि आप देश को किस आधार पर बाँटना चाहते हैं। आप महिलाओं की बात करते हैं, उनकी रिप्रेज़ेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को आप बेसिक अधिकार से दूर रखते हैं, तो ये मानसिकता समझ में आती है और इसके पीछे का उद्देश्य भी समझ में आता है कि आपके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, देश के नागरिक सर्वोपरि नहीं है, आपके लिए राजनीति सर्वोपरि है और आप लगातार लोगों को बाँट के रखना चाहते हैं ताकि आपकी दुकान चलती रहे। और अब लोगों को जो इनकी रिवायती जो वोट बैंक था उनका, मुसलमानों की मैं बात कर रही हूँ, उनको हालाँकि ये खौफ में ला देते हैं, लोगों को समझ में भी आता है कि मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप जाकर कहीं पे भी किसी भी राज्य में चले जाइए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए, मुसलमानों से ख़ास तौर से। आप उनसे यही पाएँगे, उनको सबको पता है कि जो केंद्रीय सरकार की नीतियाँ हैं, उससे मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं बराबर उनको डराने का काम करते रहते हैं, अच्छा ये हो गया, यूसीसी आएगा तो आपकी नमाज़-ए-जनाज़ा नहीं पढ़ी जाएगी, आपको निकाह नहीं करने दिया जाएगा, आप पजामा टोपी नहीं पहन पाएँगे। तो ये जो बेचारे एक तो कम पढ़े-लिखे लोग और फिर उनके पास जानकारी ज़्यादा नहीं है और जो पहले से ही मोदी जी के खौफ में इन्होंने बनाकर रखा था 2002 से, तो वो सारी चीज़ें ये लगातार हैमरिंग करते रहते हैं, उनको अंदर खौफ डालते रहते हैं इस वजह से क्योंकि इनको बाँट के रखना है। जो बाँटने का काम करते हैं उन्हीं को बटेंगे तो कटेंगे में बाँटने और काटने की बात नज़र आती है क्योंकि बाँटना नहीं है, इस जो देश बँट चुका है, बँटवारे हो चुके हैं, लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं और हज़ारों की संख्या में इतने सालों में भारत ने दंगे देखे हैं इन सेक्युलर पार्टियों की वजह से। तो अब जुड़ने का वक़्त है, हम सब एक हैं, हम बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर हैं और हम आज भी इन्हीं चीज़ों में अटके रहेंगे कि हमें समान अधिकार नहीं है। ये बहुत ही मुझे लगता है कि विडंबना है और एक भारतीय महिला होने के नाते मुझे इस बात पर बड़ा अफ़सोस होता है कि आज की डेट में भी एक भारतीय मुस्लिम महिला होने के नाते मेरे पास वो समान अधिकार नहीं है, जो होने चाहिए थे एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में।
नो सी यही तो मैं बोलता हूँ, दिस इज़ द सैड पार्ट ऑफ इट। ठीक है, दिस इज़ तो मतलब आप बोल सकते हैं इसको, तो वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में देखिए ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। एब्सोल्युटली इट इज़। तो और फिर क्यों? इसीलिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था 2018 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अगर मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं अंबर ज़ैदी भारतीय नागरिक हूँ, मुसलमान हूँ, ये बाद की बात है, चाहे अंबर ज़ैदी हो या कोई हिंदू महिला हो या क्रिश्चियन महिला हो या कोई भी धर्म की, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक भारतीय महिला, भारतीय नागरिक का अधिकार इसलिए समान होना चाहिए क्योंकि भारत का नागरिक है। हम कोई चोरी डकैती करते हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ काट दिए जाएँगे और आपको कोई और सज़ा मिलेगी क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं और जो भारत के संविधान के तहत हमारा क्रिमिनल कोड है, उसी के अंतर्गत सज़ाएँ मिलती है। तो सज़ा जब धर्म देखकर नहीं मिलती, तो फिर हमारा जो अधिकार है, उसमें धर्म कैसे बीच में आ जाता है? दिस इज़ द प्रॉब्लम, वही मैं बोल रहा हूँ अभी तो, मतलब जो मर्ज़ी बोल लो, जिसको जो मर्ज़ी बोलो, किसी को कोई फ़र्क हाँ, नहीं पड़ता। मैं लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूँगा, इसका तोड़ क्या है? कितना आप रीच करोगे जाके लोगों से? आप भी एनजीओ जी, चलाते हो, आप भी जाके ये काफ़ी काम करते हो, यू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस जी। हुँ। एंड आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू जज योर वर्क, प्लीज़ माफ़ करिएगा, बट नहीं, नहीं, आपका एब्सोल्युटली। सक्सेस रेशियो किस किस हिसाब से आप मेज़र करोगे? क्योंकि ये तो अब और ही ज़्यादा जो सड़क पे हमको दिख रहा है, ये तो और ही ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, जो मुझे लगता महाराष्ट्र है में जो कि क्लैरियन कॉल आई कि भैया अगर आप बीजेपी को वोट करेंगे तो हम आपको कम्युनिटी से निकाल देंगे। अब ना यार ये तो, अब ऐसे कोई सुनेगा, वो बेचारा क्या करेगा वो? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो इस पूरे सिस्टम को डिसमेंटल करने की का पूरा उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। चाहे हुँ, ट्रिपल तलाक की बात करें, 370 राम मंदिर, इन्हीं मुद्दों के आधार पर ये लोग ज़िंदा थे, पलते, पनपते आए थे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर इनको ये सेक्युलरवादी पार्टियाँ बड़े-बड़े पद देकर लोकसभा, राज्यसभा यहाँ-वहाँ उनको भेज देती थीं और बड़े-बड़े जो बॉडीज़ होती थी, उनका चेयरमैन और बड़े पद से नवाज़ती थीं। और ये लोग एक तरफ मदरसा चलाते हैं, दूसरी तरफ टोपी लगाकर संविधान भी के ज्ञाता होने की भी बात करते हैं और कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हमने सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, इस तरह की बातें भी कर लेते हैं। हालाँकि वो बात अलग है कि हम भारत के लिए हैं, भारत हमारे बाप की बपौती नहीं है, हम भारत के लिए हैं, भारत हमेशा रहेगा, हम आएँगे-जाएँगे, कितने सारे लोग आएँगे, आज हम हैं, कल कोई और आएगा, लेकिन भारत नहीं रहेगा। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसी में जो आपके बेसिक्स हैं, कहीं न कहीं उसी में त्रुटि आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और जिस तरह से मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा क्योंकि जब भी हम थॉट प्रोसेस को बदलने की बात करते हैं, तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है और जिस तरह की एजुकेशन, जिस तरह के ब्रेन शेप अप किए गए हैं इतने सालों में, वो बदलना उसके लिए बदलने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा, जो कि मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा पे बात चल रही है। इन सेक्युलरवादी पार्टियों ने मदरसों में सिलेबस में पढ़ाया, वो उसपे कहीं न कहीं क्योंकि वो तो स्टेट का ही ज़िम्मा होता है कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन मिल रही है, क्या बच्चे सीख रहे हैं। तो वो बदलना और साथ ही साथ अगर मैं जो धार्मिक या फिर धार्मिक नहीं कहना चाहिए बल्कि दीनी जो रहबर होते हैं, जो बिना इलेक्शन लड़े नेता बनने के ख्वाब देखते हैं, उनका राजनीति में इन्वॉल्वमेंट लिमिट करना पड़ेगा ही और हो रहा है इसीलिए इतनी झटपटाहट है कि सज्जाद नोमानी के पास स्वरा भास्कर पहुँच गई दुपट्टा लेकर और वैसे-वैसे बेचारी जो कल तक बिकिनी में स्क्रीन पर आती थी, आज वो सज्जाद नोमानी के पास जाकर पहुँच जाती हैं क्योंकि उनको राजनीतिक फ़ायदा चाहिए अपने पति के लिए और अपना भी वो करियर राजनीति में देख रहे हैं क्योंकि इन हरकतों के साथ तो बॉलीवुड में उनका कुछ हो नहीं पाया, बहुत कुछ उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो बात अलग है। तो ये समझ में आता है कि जो कल तक बड़े फेमिनिस्ट और बहुत बड़े समान अधिकार, महिला अधिकार और लिबरल और पता नहीं क्या-क्या बनते थे, आज उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि वो सज्जाद नोमानी जो बच्चियों के स्कूल कॉलेज जाने पर पाबंदी लगाने की बात करता है, जो बच्चियों की अंडर एज में शादी की बात करता है, जो उनकी पढ़ाई के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो लगातार भारत विरोधी बातें करता है और जो ये कहता है कि अगर आप वोट देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये संविधान के खिलाफ है। आप कैसे धर्म के आधार पर ये एक फरमान जारी कर सकते हैं कि आप अगर किसी पार्टी को वोट देंगे तो वोटिंग राइट किसी झुंड का अधिकार तो है नहीं या किसी समाज का अधिकार है नहीं। वोटिंग राइट मेरा अपना है, आपका अपना है।
आपको आपके माँ-बाप या कोई पति-पत्नी किसी को नहीं डिक्टेट दे सकते कि भई आप इसको वोट देंगे। वोट करना मेरी अपनी चॉइस है, मैं किसी को वोट कर सकती हूँ, जिसको चाहूँ मैं वोट करूँ। तो ये सारी चीज़ें सेक्युलरिज़्म के नाम पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो फेक सेक्युलरिज़्म थी, उसका पर्दाफ़ाश हो चुका है, लोगों को समझ में भी आ रहा है। अब ये जो जहाज़ है डूबने ना शुरू तो हो गया, बस अंत इसका होने वाला है और भारत में जो जागृति आई है इतने सालों में, वो मुझे लगता है सराहनीय है। जनता अब किसी इस तरह के नॉनसेंस को बिल्कुल नहीं लेती है। तो मुझे लग रहा है जो भी बदलाव है, जो काम है, जो हम ट्रांज़िशन फ़ेज़ को हम विटनेस कर रहे हैं पिछले 1 डेढ़ दशक में, तो ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा है और इस तरह की नॉनसेंस और बुलशिट के लिए कोई भी स्पेस हमें भारतीय राजनीति में नज़र नहीं आएगी क्योंकि बदलाव काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और जनता जागरूक हो चुकी है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। आपने ये बताया क्योंकि यही सुनना है हमको, कहीं न कहीं कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि देखिए अब ये तो यार ऐसा है कि अगर ये ऐसे ही अच्छा, चलता अली रहा यहाँ पे तो मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। आपने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का लेकर जो बदलाव को लेकर पूछा था, मैं उसके पॉइंट पे लेकर जी, कुछ जी, कहना जी, चाहती हूँ। प्लीज़। जब मैं 2016 की बात करती हूँ, उस वक़्त मैं कॉलेज की पढ़ाई करके मैं एकदम बस बाहर निकली थी और हम लोग क्योंकि मैं 12-13 साल की उम्र से ही एक्टिविज़्म और सोशल वर्क में रही हूँ। तो जब हम ट्रिपल तलाक पे काम करते थे, तो जब भी आउटरीच प्रोग्राम्स हमारे होते थे और हम लोग जाते थे कम्युनिटी एरियाज़ में विक्टिम्स से मुलाकात करने, बात करने, तो उस वक़्त बहुत मुश्किल होता था लोगों से बात करना, उनका भरोसा। उनको लगता था कि पता नहीं ये कौन आ गए हैं, बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं, उनको लगता था कि हमें वर्गला रहे हैं। लोगों में जानकारी ही नहीं थी कि उनके इस्लामिक या संवैधानिक अधिकार क्या हैं और उनको बताना, समझाना, वो वो जो स्टेज थी उसको पार करके आज मेरे पास हर दिन कितनी सारी कॉल्स आती हैं देश की अलग-अलग राज्यों से, शहरों से, मुस्लिम लड़कियों की कि मेरे साथ ये हो रहा है दीदी, बाजी मेरी मदद कर दीजिए, बहन मेरी मदद कर दीजिए, बेटे मेरे ये हो गया, मुझे ये करा दो। तो आज वो वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है, ये अपने आप में खुद दर्शाता है कि जो बदलाव है, जो अवेयरनेस है, वो समाज में आई है और उसका मैं श्रेय मीडिया, सोशल मीडिया उसको भी देना चाहती हूँ क्योंकि लगातार जो जानकारी और जिस तरह के हम शोज़, टॉक शोज़, टीवी और जो हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स लोग चलाते हैं, वो लोग करते हैं, उससे बड़ी जानकारी फैली है। और अब वो क्योंकि हम जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इन्फॉर्मेशन का दौर है। ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक कन्फाइंड या मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ्स में फँसा कर नहीं रख सकते। आज उनको पता है कि अगर मेरे पति ने मुझे नाजायज़ तरीके से तलाक दे दी, तो मुझे योगी जी ने या मोदी जी ने मुझे कानून दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की या मैं केंद्र की बात करूँ तो जहाँ पर मुसलमान हैं उनको ये पता है कि आज हमारे पास एक संरक्षण है, कानूनी संरक्षण उससे पहले नहीं था। जब भी हम बहस करते थे या जहाँ पर भी इस तरह की टॉक्स होती थी, ट्रिपल तलाक कानून नहीं बना था, तो सबसे पहला सवाल ये आता था कि आप बताइए आपके पास क्या आंकड़े हैं? क्या स्टैटिस्टिक्स है, कैसे साबित करेंगे? अब जब पर्याप्त कानून ही नहीं है, तो कहाँ से मैं स्टैटिस्टिक्स ला दूँगी? अब वो तो प्रॉपर प्रोविज़न के अंडर थोड़ी ना उस चीज़ को कहीं पे भी शिकायत रजिस्टर होगी। वो डोमेस्टिक वायलेंस में रजिस्टर होते थे केसेस तो आज जब कानून है, तो अब हम आपको आंकड़ा भी बता पाएँगे कि कहाँ, किस जगह पर के साथ ये कुछ भी हुआ। तो जब कानून पर्याप्त नहीं थे, आज महिलाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो अवेयरनेस आई है और मुझे लगता है और इसी तरह की अवेयरनेस हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे और उनमें वो कॉन्फिडेंस आए जो आज हमें ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं में नज़र आता है। थैंक यू, आपने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा इस चीज़ को एंड आई होप जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ें हों, क्योंकि जिस तरह से पोलराइज़ेशन पूरी दुनिया में चल रहा है और मैं आपको पता ही है मेरा फ़ेवरेट वर्ड गहरा राज है। वो गहरे राज्य की यस, तरफ गहरा राज्य। जिस गहरा राज्य जिस तो लगातार लगा रहता है ना, भारत हाँ, को तो वो करने जिस की। तरह से उनका कोशिश रहती है कि अभी भी आप देखेंगे इस टाइम पे पूरी जी, तरह से अटैक्स चल रहे हैं और पूरी तरह से एक एब्सोल्युटली। सेपरेशन सेपरेशन करने की कोशिश की जाती है। तो आई होप एब्सोल्युटली। जो आप बोल रहे हैं वो ठीक हो एंड बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। ऑलवेज़ जय अ हिंद। प्लेज़र टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो वापस मच। दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।